नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का बसेना एकेडमी पर। मैं मुकेश बसेना आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आप जब नववर्ष में एंट्री करते हैं तो ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार वर्ष 2025 जिसकी शुरुआत आज रात 12 बजे से हो चुका है, आप सभी के लिए बहुत खास हो। हालांकि हिंदू नववर्ष के अनुसार हमारा चैत्र शुक्ल प्रतिपदा यानी कि चैत्र नवरात्रि के प्रथम दिन से नववर्ष शुरू होता है। तो साथियों, इसरो ने एक नया इतिहास बनाने के लिए कदम बढ़ा चुका है। साल की शुरुआत में इसरो ने अंतरिक्ष में एक्सरे किरण का अध्ययन करने वाले मिशन एक्सपोसेट की लॉन्चिंग की थी। इसके कुछ ही दिनों के बाद अपने पहले सूर्य मिशन आदित्य में कामयाबी हासिल की। इसके बाद इसरो के स्पेडक्स मिशन के साथ भारत ने भी कमाल कर दिया है। अब बात करते हैं, आपके सामने एक तस्वीर है, इसे देखिए। धरती से ऊपर घूमते हुए एक सैटेलाइट की तस्वीर, जिसे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन कहा जाता है। यह धरती से ऊपर 408 किलोमीटर पर डला हुआ है। यह जो तस्वीर आपको दिख रही है, यह तस्वीर रियल में एग्जिस्ट करता है। यह रियल में दिखने वाली तस्वीर भविष्य की संरचना है। इसे अंतरिक्ष केंद्र या अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन कहते हैं। और यहाँ अंतरिक्ष में जो आपको फिलहाल स्थिर दिखाई दे रहा है तस्वीरों में, असल में ये लगातार चलायमान है। इस पर कोई ना कोई क्रिया हो रही है। अंतरिक्ष में यह दिखने वाला कुछ इस प्रकार का चलायमान सा अंतरिक्ष स्टेशन हमारा नहीं है। यह दुनिया के 5 बड़े स्पेस स्टेशनों से मिलकर बना है। वो कौन कौन किस किस का बना है? रूस, अमेरिका, यूरोप, जापान, इन सब ने मिलकर इसका निर्माण किया है। सैटेलाइट को अंतरिक्ष में पहुंचाना हमने सीख लिया है, परंतु चुनौतीपूर्ण है सैटेलाइट पहुंच जाए और उन्हें आपस में ज्वाइंट कराया जाए। यानी कि इतना तेज गति से चलती हुई सैटेलाइट को नजदीक लाकर और फिर एक दूसरे में इंटर कराया जाए, जो कि सबसे चुनौतीपूर्ण है। इसके निर्माण में बहुत बड़ी जटिलताएं थी। जटिलता किस बात की थी? तो यह जो दिख रहा है इतना बड़ा सा संरचना है, आखिर बनी कैसी होगी? यह बनी धरती से ऊपर उठकर बहुत सारे टुकड़े अंतरिक्ष में गए होंगे और उन्हें जोड़ दिया गया होगा। और यह सच भी है, क्योंकि इतनी बड़ी संरचना को जमीन से ऊपर उठकर ले जाना मुश्किल है। अभी तक केवल रूस, अमेरिका और चीन ने ही इस जटिल तकनीक में महारत हासिल की है और किसी भी देश ने इस मिशन की कठिनाई को साझा नहीं किया। ये जो देश है, इन्होंने किसी भी देश के साथ इस मिशन की कठिनाई को साझा नहीं किया है। इसी उपलब्धि को हासिल करने के लिए हमारा इसरो जो है वह इस समय सोमनाथ जी के हाथ में है। ये सोमनाथ जी के हाथ में है। इन्होंने प्लानिंग की और अपने तरफ से सैटेलाइट को जोड़ने की कला खोज ली। अब भारत अपने दम पर इस उपलब्धि को हासिल करने के लिए मिशन लॉन्च कर दिया है और इस साल के अंत में हम भी बिल्कुल इन्हीं की तरह सैटेलाइट को अंतरिक्ष में ले जाकर सबसे चुनौतीपूर्ण कार्य कर दिखाया। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने कहा, श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से 30 दिसंबर को सोमवार रात 10 बजे 44.5 मीटर लंबे ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान यानी PSLV C60 रॉकेट ने 2 छोटे अंतरिक्ष यान, जो कि चेजर है एक और एक टारगेट, इसके साथ सफलतापूर्वक उड़ान भरी। यह मिशन भारत का अपना खुद का अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने की क्षमता के लिए महत्वपूर्ण है। इससे हमें क्या सहायता मिलेगी? हमको अपना खुद स्वयं का अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने में मदद मिलेगी। मिशन स्पेडक्स के साथ ही भारत डॉकिंग और अनडॉकिंग क्षमता प्रदर्शित करने वाला दुनिया का चौथा देश बनेगा। इस समय दुनिया में सिर्फ 3 देश है, अमेरिका, रूस और चीन, जो कि डॉकिंग और अनडॉकिंग क्षमता प्राप्त कर चुका है, जो कि अंतरिक्ष में डॉक करने में सक्षम है। अंतरिक्ष यान से दूसरे अंतरिक्ष यान के जुड़ने को डॉकिंग कहते हैं और अंतरिक्ष में जुड़े 2 अंतरिक्ष यान के अलग होने को अनडॉकिंग कहते हैं। डॉकिंग और अनडॉकिंग क्या है? ये बार बार इन शब्द का प्रयोग होगा। डॉकिंग क्या है? अंतरिक्ष में एक यान का दूसरे यान के साथ जुड़ना डॉकिंग, और एक यान का दूसरे अंतरिक्ष यान के साथ अलग होने की प्रक्रिया अनडॉकिंग कहलाती है। स्पेडक्स मिशन PSLV द्वारा प्रक्षेपित 2 छोटे अंतरिक्ष यान का उपयोग करके अंतरिक्ष में डॉकिंग के प्रदर्शन के लिए लागत एक प्रभावी प्रौद्योगिकी प्रदर्शन मिशन है। यह तकनीक भारत की अंतरिक्ष महत्वाकांक्षाओं जैसे कि चंद्रमा पर भारत, चंद्रमा से नमूना वापसी, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन का निर्माण और संचालन आदि के लिए आवश्यक है। अंतरिक्ष में डॉकिंग तकनीक तब आवश्यक होती है जब सामान्य उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए कई रॉकेट लॉन्चर की आवश्यकता होती है, कई रॉकेट लॉन्च करने की आवश्यकता होती है। इसमें इसरो सर्विसिंग, फॉर्मेशन फ्लाइंग और प्रस्तावित भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन बस जैसी जटिल संरचनाओं का संयोजन शामिल है। इस मिशन के माध्यम से भारत अंतरिक्ष डॉकिंग तकनीक रखने वाला दुनिया का
चौथा देश बनने की ओर अग्रसर है। अब देखते हैं इसका उद्देश्य क्या है। इसका उद्देश्य स्पेडएक्स मिशन का प्राथमिक उद्देश्य है जो दो छोटे अंतरिक्ष यान जो कि SDX-01 जो कि चेजर है और SDX-02 जो कि नाम मात्र का टारगेट है, पृथ्वी की निचली कक्षा में मिलाने, डॉकिंग और अनडॉकिंग के लिए आवश्यक प्रौद्योगिकी का विकास और प्रदर्शन करना है। इसके द्वितीय उद्देश्य में शामिल है डॉक किए गए अंतरिक्ष यान के बीच विद्युत शक्ति के हस्तांतरण का प्रदर्शन जो अंतरिक्ष में रोबोटिक्स जैसे भविष्य के अनुप्रयोगों के लिए आवश्यक है, और समग्र अंतरिक्ष यान के नियंत्रण करने के लिए और अनडॉकिंग के बाद पेलोड का संचालन करने के लिए। तो चेजर क्या है और टारगेट क्या है। चेजर मतलब जो हमारा अंतरिक्ष यान है वो जाकर जुड़ेगा, जो जाकर जुड़ रहा है वो चेजर कहलाएगा, और जबकि जिसमें जाकर जुड़ेगा वो टारगेट कहलाएगा। मिशन की अवधारणा की बात करें तो देखते हैं, जानिए कैसे दो सैटेलाइट अंतरिक्ष में की जाएगी डॉक मिशन के तहत। तो देखते हैं, इसरो का PSLV रॉकेट C60 विशेष रूप से डिजाइन दो उपग्रहों को ले जाएगा। कौन कौन सा उपग्रह है? SDX-01 और SDX-02। SDX-01 क्या है? चेजर है, और SDX-02 क्या है? टारगेट है, जिसमें से प्रत्येक का वजन 220 किलोग्राम है। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे इसे दो आपको उपग्रह दिखाई दे रहा होगा, जिन्हें PSLV C60 द्वारा स्वतंत्र रूप से और एक साथ 470 किलोमीटर ऊपर निकलकर पृथ्वी की कक्षा में स्थापित किया जाएगा। दोनों अंतरिक्ष यान का झुकाव पृथ्वी की ओर 55 डिग्री होगा, जिसमें लगभग 66 दिनों का स्थानीय समय चक्र होगा। इनको पृथ्वी से 470 किलोमीटर ऊपर 14 से 15 दिनों के बाद डॉकिंग और अनडॉकिंग का प्रयास किया जाएगा। यह दोनों अंतरिक्ष यान को पृथ्वी की सतह से एक गोलाकार कक्षा में तैनात होने के बाद दोनों अंतरिक्ष यान लगभग 24 घंटे में लगभग 20 किलोमीटर दूर हो जाएंगे। इसके बाद बेंगलुरु में इसरो के मिशन कंट्रोल में बैठे साइंटिस्ट जटिल और सटीक टॉकिंग और टॉकिंग और अनटॉकिंग मैनुअल शुरू करेंगे। क्या करेंगे? डॉकिंग और अनडॉकिंग मैनुअल शुरू करेंगे। अंत में टारगेट और चेजर समान वेग के साथ एक ही दिशा में होंगे, लेकिन लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर अलग होंगे। दो अंतरिक्ष यान के बीच एक छोटे सापेक्ष वेग को पेश करने और उसकी भरपाई करने की एक समान रणनीति के साथ चेजर 5 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर, 500 मीटर, 225 मीटर, 15 मीटर और 3 मीटर की क्रमिक रूप से कम होती अंतर उपग्रह दूरियों के साथ टारगेट के पास पहुंचेगा, जिससे अंततः दोनों अंतरिक्ष यान की डॉकिंग हो जाएगी। सफल डॉकिंग और कठोरीकरण के बाद दो उपग्रहों के बीच विद्युत शक्ति का हस्तांतरण का प्रदर्शन दो उपग्रहों की अनडॉकिंग और अलगाव से पहले किया जाएगा, ताकि 2 साल तक के लिए मिशन जीवन के लिए उनके संबंधित पेलोड का संचालन शुरू किया जा सके। इसरो भारतीय डॉकिंग सिस्टम नामक एक विशेष रूप से डिजाइन किए गए अंतरिक्ष डॉकिंग तंत्र का इस्तेमाल करेगी, जो नासा द्वारा विकसित अंतरराष्ट्रीय डॉकिंग सिस्टम मानकों को पूरा करता है। दोनों उपग्रह लगभग 28,800 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा करेंगे। यह किसी वाणिज्यिक हवाई जहाज की गति से लगभग 36 गुना या गोली की गति से, जो गन से गोली चलाते हैं उसकी गति से 10 गुना ज्यादा तेज है। विशेष रूप से डिजाइन किए गए रॉकेट और सेंसर के एक सेट का उपयोग करके उपग्रह की सापेक्ष गति को लगभग 0 या लगभग 0.036 किलोमीटर प्रति घंटे या 10 मिलीमीटर प्रति सेकंड तक धीमा कर दिया जाएगा और फिर उन्हें एक साथ जोड़ दिया जाएगा। दिलचस्प बात यह है कि इसरो ने पहले ही भारतीय डॉकिंग तंत्र पर पेटेंट ले लिया है। अब बात करें तो PSLV C60 के चौथे चरण का उपयोग उसे अपने डॉक्यूमेंट्स उद्देश्यों के अलावा मिशन PSLV के खर्च के लिए अपने चौथे चरण का उपयोग करेगा। इसे POEM-4 यानी PSLV ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंट मॉड्यूल कहा जाता है। यह माइक्रोग्रेविटी प्रयोगों के लिए एक प्लेटफॉर्म के रूप में कार्य करेगा। यह शैक्षिक संस्थाओं और स्टार्टअप के लिए कुल 10 और इसरो के रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए 14, इस प्रकार कुल 24 पैलेट को भी ले जाएगा। कौन ले जाएगा? इसका जो PSLV C60 है, इसका चौथा चरण। स्पेडएक्स की मिशन की परिकल्पना और डिजाइन इसरो के वैज्ञानिक द्वारा किया गया था, लेकिन उपग्रह की अंतिम असेंबली, एकीकरण और परीक्षण अंततः इसका जो परीक्षण असेंबली, एकीकरण और परीक्षण अनंत टेक्नोलॉजी नामक कंपनी में किया गया था। यहाँ बेंगलुरु स्थित अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी कंपनी है, जिसे 1992 में इसरो के पूर्व कर्मचारी डॉक्टर सुब्बा राव ने शुरू किया था। भविष्य के मिशन के लिए भी यह अहम है। ये जो मिशन है भविष्य के मिशन के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है यह डॉकिंग तकनीक। इसरो प्रमुख ए सोमनाथ ने कहा कि
उपग्रह को ढाक करना सुनने में आसान लगता है, लेकिन इसे स्वायत्त रूप से करना एक बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि इसमें भौतिकी जटिल है। क्योंकि दोनों उपग्रहों को कक्षा में रहना है और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्हें एक दूसरे से टकराना भी नहीं है। इसरो प्रमुख ने कहा कि अगर भारत को चंद्रयान-4 भेजना है, अंतरिक्ष स्टेशन बनाना है या फिर किसी भारतीय को चंद्रमा पर भेजना है, तो डॉकिंग तकनीक में महारत हासिल करना एक बहुत ही जरूरी कदम है। इस मिशन को ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया। यह इसरो का साल 2024 का आखिरी मिशन है। यह मिशन रिसर्च और सहयोग के लिए नए रास्ते खोलेगा। इससे ग्लोबल स्पेस कम्युनिटी में एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में भारत की भूमिका मजबूत होगी। अब वर्ष का अंत भी भारत ऐसे मिशन की लॉन्चिंग के साथ किया जो अंतरिक्ष में देश के महत्वाकांक्षी लक्ष्यों को अपने बलबूते हासिल करने के लिए बेहद जरूरी है। इन लक्ष्यों में चंद्रमा से नमूना लाना, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन का निर्माण आदि शामिल है। अब हम यदि इस साल की शुरुआत की बात करें तो साल की शुरुआत में इसरो ने अंतरिक्ष में एक्सरे किरण के अध्ययन करने वाले मिशन एक्सपोसेट की लॉन्चिंग के साथ शुरुआत की थी साल की। इसे PSLV C-58 द्वारा लॉन्च किया गया था। इसकी बात करें तो एक्सपोसेट मतलब एक्सरे पोलरीमीटर सैटेलाइट भारत का पहला समर्पित पोलरीमीटर मिशन है, जो चरम स्थितियों में चमकीले खगोलीय एक्सरे स्रोतों की विभिन्न गतिशीलता का अध्ययन करेगा। अंतरिक्ष यान निचली पृथ्वी की कक्षा में 2 वैज्ञानिक पेलोड ले जाएगा। प्राथमिक पेलोड पोलिक्स और द्वितीयक पेलोड एक्सपेक्ट को लेकर गया था। ब्लैक होल, न्यूट्रॉन तारे, सक्रिय आकाशगंगा, नाभिक, पल्सर, वायु नेबुला आदि जैसे विभिन्न खगोलीय स्रोतों से उत्सर्जन तंत्र जटिल भौतिक प्रक्रियाओं से उत्पन्न होता है और इसे समझना काफी चुनौतीपूर्ण है। जबकि विभिन्न अंतरिक्ष आधारित वेधशालाओं द्वारा स्पेक्ट्रोस्कोपिक और समय संबंधित जानकारी बहुत सारी जानकारी प्रदान करती है। ऐसे स्रोतों से उत्सर्जन की सटीक प्रकृति अभी भी खगोलविदों के लिए गहरी चुनौतियां पेश करती है। ध्रुवीकरण माप हमारी समझ में 2 और आयाम जोड़ते हैं, ध्रुवीकरण की डिग्री और ध्रुवीकरण का कोण, और इस प्रकार यह खगोलीय स्रोतों से उत्सर्जन प्रक्रियाओं को समझने के लिए एक उत्कृष्ट नैदानिक उपकरण है। स्पेक्ट्रोस्कोपिक माप के साथ साथ ध्रुवीकरण संबंधी अवलोकनों से खगोलीय उत्सर्जन प्रक्रियाओं के विभिन्न सैद्धांतिक मॉडलों की विकृति को तोड़ने की उम्मीद है। यह भारतीय विज्ञान समुदाय द्वारा एक्सपोसेट से अनुसंधान की प्रमुख दिशा होगी। अब हम बात करते हैं कि इसके कुछ ही दिनों बाद जो इसरो द्वारा लॉन्च किया गया था सूर्य मिशन आदित्य L1, इसने भी कामयाबी हासिल की। आदित्य L1 सूर्य के व्यापक अध्ययन के लिए समर्पित एक उपग्रह है। आप स्क्रीन पे इसे देख सकते हैं, जो कि PSLV C-57 के माध्यम से छोड़ा गया था। किसके माध्यम से? PSLV C-57 के माध्यम से। इसमें 7 अलग अलग पेलोड है जो सभी स्वदेशी रूप से विकसित किए गए हैं। इनमें से 5 इसरो द्वारा और 2 इसरो के सहयोग से भारतीय शैक्षणिक संस्थानों द्वारा विकसित किए गए हैं। संस्कृत में आदित्य का अर्थ सूर्य होता है। यहाँ L1 का तात्पर्य सूर्य पृथ्वी प्रणाली के लैग्रेंज बिंदु 1 से है। कुल जो लैग्रेंज पॉइंट है इसकी संख्या है 5। इसमें से एक बिंदु है लैग्रेंज बिंदु 1 L1 जिसे कहा जाता है। सामान्य समझ के लिए L1 अंतरिक्ष में एक ऐसा स्थान है। L1 क्या है? L1 अंतरिक्ष में ऐसा स्थान है जहां सूर्य और पृथ्वी जैसे 2 खगोलीय पिंडों के गुरुत्वाकर्षण बल संतुलन में होते हैं। यह वहां रखी गई वस्तु को दोनों खगोलीय पिंडों के संबंध में अपेक्षाकृत स्थिर रहने की अनुमति देता है। ये जो उपग्रह है आदित्य L1 अपना पूरा मिशन जीवन पृथ्वी और सूर्य को जोड़ने वाली रेखा के लगभग लंबवत एक समतल में अनियमित आकार की कक्षा में L1 के चारों ओर परिक्रमा करते हुए बिताता है। L1 लैग्रेंज बिंदु पर रणनीतिक स्थान यह सुनिश्चित करता है कि आदित्य L1 सूर्य का निरंतर निर्बाध दृश्य बनाए रख सकता है। यह स्थान उपग्रह को पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र और वायुमंडल से प्रभावित होने से पहले सौर विकिरण और चुंबकीय तूफानों तक पहुंचने की अनुमति देता है। इसके अतिरिक्त L1 बिंदु की गुरुत्वाकर्षण स्थिरता लगातार कक्षीय रखरखाव प्रयासों की आवश्यकता को कम करती है, जिससे उपग्रह की परिचालन दक्षता का अनुकूलन होता है। त्वरित तथ्य की बात करें इसकी तो आदित्य L1 पृथ्वी से लगभग 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर है। कितना? 1.5 मिलियन मतलब 15 लाख किलोमीटर दूर रहेगा, जो सूर्य की ओर से निर्देशित होगा। जो पृथ्वी सूर्य की दूरी के लगभग 1% है। सूर्य गैस का एक विशाल गोला है और आदित्य L1 सूर्य के बाहरी वायुमंडल का अध्ययन करेगा। ये आदित्य L1 क्या करेगा? सूर्य के बाहरी वायुमंडल का अध्ययन करेगा। आदित्य L1 न तो सूर्य पर उतरेगा और न ही सूर्य के और करीब जाएगा।